एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और मैं सब दर्शकों से हमेशा ही बोलता हूँ कि जैसा कि आपका प्यार मेरे को मिल रहा है, ऐसा ही प्यार आपको हमेशा आप मेरे को देते रहिए। आज जो मैं शख्सियत से आज आपको रूबरू करवाने वाला हूँ, उस शख्सियत का नाम लेने से पहले मैं आपको कुछ बताऊंगा कि उनके पास जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस हर बंदे के पास एक जैसा होता है। आज जो शख्सियत के साथ हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं, वो ना कि व्यक्तित्व में स्ट्रॉन्ग है, ना ही कि वो एक, मैं आपको ये बोलूं कि एक आम इंसान है। अगर मैं थोड़ी और डेफिनेशन की बात करूं तो उन्होंने अपने को फिट रखा है, हेल्थ में टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है, गेम में स्ट्रॉन्ग है, और एक एडवोकेट में भी, यानी कि राजनीति में भी वो स्ट्रॉन्ग है। सो आज जो शख्सियत से आपको मैं मिलाना चाहता हूं, उनका नाम है मिस्टर संजीव कुमार। वेलकम संजीव सर, आपका रूबरू में स्वागत है। सो वी आर लकी कि आज हम हमारे साथ हैं। आज टीवी बाई के चैनल के माध्यम, रूबरू के माध्यम से हम आपका एक्सपीरियंस अपने ऑडियंस के साथ शेयर करेंगे। सो मैं सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले ये जानना चाहता हूँ कि आप फाजिलका के हैं? बिल्कुल फाजिलका। आपका जन्म फाजिलका में? बिल्कुल फाजिलका। ओके, कब सर? 1971 जब जंग लड़ी गई। हाँ बिल्कुल। तब एक योद्धा पैदा हुआ। जब जंग लड़ी गई तो एक योद्धा 1971 में या हमारे बीच में आपका। सो आपकी सर एजुकेशन भी फाजिलका की? फाजिलका के एसटी स्कूल से मैंने स्कूलिंग की। ओके। उसके बाद कॉलेज मैंने एमआर कॉलेज फाजिलका से किया। अच्छा, वही एमआर कॉलेज से ही आपने पढ़ा। सो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम। सो पहला पड़ाव कि क्रिकेट के साथ में आपका रिलेशन कैसे बना? क्रिकेट तो जैसे अब स्कूल से ही दोस्त जैसे हम खेलते थे, 6-7 क्लास से क्रिकेट शुरू किया जी। तो शौक बहुत था कि स्कूल खत्म होने के बाद बैट बॉल उठाएंगे, और उस समय मिट्टी ईंटों की होती थी। अच्छा। ईंटें खड़ी करके हम खेलते थे। पिच तो जहाँ खाली जगह मिलती वही पिच होती वो पिच होती थी। हाँ, एक बैट होता था, कई बार तो लकड़ी का भी होता था। अच्छा। तो कॉर्न की बाल से क्रिकेट शुरू करी थी। ठीक है। लेदर की नहीं, लेदर की तो बहुत बाद में आई है, तो 10 के आसपास लेदर की बॉल से खेलना शुरू करा। कॉर्न की बॉल होती थी, उससे क्रिकेट शुरू। सो सर, अक्सर संजीव कुमार को लोग कम जानते हैं, लेकिन मार्शल को लोग बहुत जानते हैं। वो मार्शल वर्ड कहाँ से निकला, कैसे साथ में अटैच हुआ? वो बस जुनून था, जैसे बॉल तेज डालनी है। अच्छा। उस समय बस जैसे कपिल देव थे क्रिकेट के अंदर, तो दिमाग में कोई बात ही नहीं आती थी फास्ट बॉलर के बनने से। जी। तो दोस्तों ने 7 के अंदर जो स्पीड देख के, उस समय वेस्ट इंडीज का दौर था क्रिकेट का, तो उसमें मैकम मार्शल होते थे, वो दुनिया के सबसे तेज बॉलर गिने जाते थे। वो सभी बच्चे जो मेरे साथ के थे 7th 9th में, वो मेरे को मार्शल उन्होंने कहना शुरू कर। अच्छा, वो तब से मार्शल। हाँ, वो स्पीड देख के या बॉल देख के या मैं तेज करता था, तो उनकी भावना थी कि इनकी बॉल मार्शल की तरह तेज है, तो वो डरते थे खेलते वक्त भी बहुत तेज बॉल है। तो वहाँ से नाम चलता गया, वो आज आपके सामने। मतलब वो नाम आज 40 साल से आपके साथ चले गए। बिल्कुल। तो आज भी वो मार्शल की कुछ मतलब क्या कुछ होता है? हाँ बिल्कुल होता है, क्योंकि उस शब्द ने मेरे को एक जो स्पिरिट दी है लड़ने की, आगे बढ़ने की, उस गेम के अंदर जो मेरे को एनर्जी है, वो आज भी बस। तो क्या मैं ये बोलूं कि मार्शल वर्ड ने आपको एक पहचान भी दी? बिल्कुल दी। ओके, चलो आपने स्टार्ट करा स्कूल गेम से, आपने स्टार्ट करा, फिर कॉलेज में आप गए, कॉलेज में भी आप खेलते रहे। हाँ जी। तो कॉलेज में मेरे ख्याल से आपने कैप्टनशिप भी करी। हाँ, 3 साल में कॉलेज करा। 3 साल आपने एमआर कॉलेज किया। बिल्कुल। तो सर तब जब हमें पता चल रहा है कॉलेज के पास तो कुछ होता ही नहीं था, फिर क्रिकेट की टीम को मैनेज करना। शौक बहुत बड़ा था, और हमारे खुद के पास भी वो शूज नहीं थे जो आज देखते हैं, कोई उस तरह की किट भी नहीं थी कोई। तो याद है कि मैट भी उस टाइम फटा हुआ था। तो एक हमारे उस समय के सर थे सरदार बलविंदर सिंह जी, उन्होंने हमारा थोड़ा बहुत सपोर्ट किया कि मैट भी लेके दिया, क्रिकेट की बॉलर भी। बैट लेना बहुत मुश्किल बात थी, एक ही बैट से हम 1 या 2 बैट होते थे, सारी टीम खेलती थी उससे। और एक बार याद है जब हमने फिरोजपुर को हराया और हम चंडीगढ़ खेलने गए, तो बठिंडा जाके हमने नया बैट लिया था। वो गाड़ी
थोड़ी देर रुकी थी, हम भाग के किट भी ले, किट भी नहीं थी, किट सामान डालने के किसमें डालेंगे ढंग से, तो भाग के हम बैग और किट बठिंडा के पास रेलवे स्टेशन में मेरे पास दुकान स्पोर्ट्स की थी, वहां से हम लेके आए थे चंडीगढ़ जब खेले। अच्छा सर, एक मैं क्रिकेट की जैसे बात चल रही है, एक किस्सा था आपका कि आप पैंट शर्ट पहन के ही ट्रायल लेने चले गए। हाँ बिल्कुल। वो किस्सा क्या क्या वो फरीदाबाद के नासिर स्टेडियम में था। अच्छा। तो हमको ट्रायल चल रहे थे फास्ट बॉलिंग के, तो मैं भी लाइन में लगा हुआ था, तो वहाँ उस समय के विनय दत्त थे, रणजी ट्रॉफी प्लेयर थे। ओके। उन्होंने मेरे को बाहर इशारे से बुलाया, उस टाइम चेतन शर्मा जी बैठे थे, अजय जी के साथ बैठे थे, तो मैं उनके पास गया, मैंने उनको विश किया, वो कहते ये क्या पहना हुआ है, तो उनको नहीं पता था कि क्रिकेट किसको बोला जाता है, और वो शूज़ थे वो भी वो प्रॉपर नहीं थे गेम के लिए, तो मेरे को बोले आप चेंज करके आओ। अच्छा। तो फिर मैं अपने कज़न को बोला कि मेरे को ये शूज़ और ये कपड़े, क्रिकेट की टी शर्ट होती है क्या, तो मैंने तो शर्ट डाली थी बड़ी, तो फिर मैं उसके बाद मैंने सीखा कि क्रिकेट क्या कैसे पहनते हैं, क्या शूज़ होते हैं। तो ये चीज़ है कि बाहर जाके पता लगा कि फाजिल्का से उठ के हम लोग कहाँ तक गए, तो उसके बाद वहाँ खेले भी खूब खेले। अच्छा, आपने ट्रायल दिया फिर वहाँ पे? हाँ जी। तो उसके बाद फिर खेलते रहे। अच्छा। तो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम टीम में खेले, तो वहाँ आए आगे, तो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे, बड़ा साथ मिला, चिकन भाजी का मिला, है ना, उस टाइम के रणजी ट्रॉफी प्लेयर बहुत थे, विजय यादव सब थे, तो बहुत एक्सपीरियंस था। अजय रत्रा मेरा खास दोस्त भी रहा, आज भी लिंक में है, जो इंडिया टीम के सेलेक्टर है, तो उन लोगों का साथ रहा। पंकज ठाकुर बहुत अच्छे आज इंसान है, प्लेयर भी हैं, तो और हरियाणा की क्रिकेट को भी देखते हैं, वुमेन क्रिकेट को भी देखते हैं, इन लोगों ने बहुत साथ दिया। उनको पता लगा कि पंजाब से बंदा फाजिल्का से है और क्रिकेट के प्रति पैशन है, तो उन्होंने बहुत साथ दिया। जिम बना वहाँ, जो कपिल देव ने हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन बनाया था उसमें, तो बहुत मजा आया उसके अंदर एक्सरसाइज करके, और दिमाग में एक छाप बनी कि फाजिल्का में भी हम जिम बनाए। अक्सर क्रिकेट की ना लड़कियां दीवानी होती हैं। हाँ जी। तो कभी मार्शल की दीवानी भी कोई मिली कि नहीं? नहीं, ऐसा तो कोई खास नहीं मिला, क्योंकि जुनून ही क्रिकेट के लिए था सारा, क्रिकेट में हम टाइम निकाले। अच्छा, उस तरफ ध्यान नहीं? हाँ नहीं, कुछ तो कभी कुछ किसी ने प्रपोज करा हो ऐसा कोई कि मार्शल या बड़ा अच्छा खेलते हैं, ऐसा कुछ नहीं? हमारी ऑडियंस ये जानना चाहती है। नहीं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। इधर मोस्टली किससे हम सुनते हैं कि जितने भी क्रिकेटर हैं, मैं बताना चाहूँगा कॉलेज के अंदर एक अच्छे स्टूडेंट भी रहे, क्योंकि सेकंड ईयर में टॉपर भी था मैं एजुकेशन। अच्छा। तो पढ़ने में भी बहुत अच्छे रहे और खेलने में भी बहुत अच्छे रहे, तो सारा ऐसा ध्यान था कि खेलने के बाद सीधे जाके घर जाके पढ़ेंगे जी। ऐसा। तो फिर आप फरीदाबाद के बाद फाजिल्का कब वापस आए? फाजिल्का जैसे 1.5 साल के बाद फाजिल्का वापस आना होता है, क्योंकि मेरी तबीयत खुद की मेरे को प्रॉब्लम थी, बोर्ड लगी मैच के अंदर, तो फिर मैं वापस आया, कुछ घरेलू प्रॉब्लम थी, तो मन में वही था कि फरीदाबाद का जो देखा हुआ एक्सपीरियंस है वो फाजिल्का के बच्चों के लिए या फाजिल्का के यूथ के लिए उसको अप्लाई करें। तो फिर हमने उसको सबसे बड़ा जिम बनाया। अच्छा, जो फाजिल्का में मार्शल जिम के नाम से स्टार्ट, इसका पहला नाम पावर हाउस जिम था, मैं और सुरेंद्र चिल्ली दोनों ने मिलकर बनाया। ठीक है। तो जब जिम बनाया तो हमारे को ये नहीं था कि इससे हम पैसे बनाए, हमारे को ये था कि हम भी फिट रहेंगे और यूथ को भी फिट रखेंगे, लोग आएंगे जिम के अंदर। तो तब तो कुछ ये मेरे को पता चला था कि आप 100 या 150 रुपए महीने में जिम शुरू हो जाते थे। कभी कोई 100 भी देता था, कोई 200 दे देते थे। तो लेकिन आज तो वो 1500 2-2000 देखो, जब हम इतने लोग प्रोफेशनल ढंग से नहीं सोच पाते थे, तो लेडीज भी ऐसे आती थी उस टाइम पे, तो कहते सर एक्सरसाइज करनी है और हमारे घर से किसी को बताना नहीं है। ओके। तो इकट्ठी होकर आती थी, हम बाहर का जिम का गेट बंद करते थे, तो उनको चोरी छिपे एक्सरसाइज कराते थे। तो आज आपके सामने जिम दिया, लोगों को हेल्थ दी, लोगों को आर्मी में बीएसएफ के अंदर लेके गए, एक ही एम था कि यूथ आगे आए। जिम का हमारा मकसद यही था, हम उसमें कामयाब भी हुए। आज देखो पंकज जी कितने जिम खुले, अगर हम उसको गलत तरीके से चलाते, गुंडागर्दी के ढंग से चलाते, हमारे पास भी यूथ थी, हम उसको गलत ट्रैक पे लेके आ सकते थे, उनका चैनल बदल सकते थे, बदमाशी कर सकते थे, पर नहीं, तो उससे देश का बहुत बड़ा नुकसान होता है। यूथ को ही संभालना, क्योंकि जिसके जो बच्चे हैं वो हमारे भी बच्चे हैं, हम सबका फर्ज बनता है कि जो नौजवान है उसको संभालें, उनको एक उनकी एनर्जी को चैनलाइज करें, उनको अच्छे ढंग से समाज में हम एस्टैब्लिश करें। ये उसी ढंग से आज काम है। तो आज देखो सब कितने अच्छे जिम खुले,
तो ये अप्रोच आज तो जिम बहुत सारे फाजिलका में, आई थिंक जब आपने स्टार्ट करा था यू आर द सिंगल वन यस जो जिम फाजिलका में लेके ये आए भी और अच्छी मशीन अंदर ऑल लेके आए थे, लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में तो देयर आर लॉट ऑफ जिम्स आर देयर। हाँ बिल्कुल काफी जिम खुले सर, तो उसमें क्या है कि लोगों की प्रोफेशनलिज्म बढ़ा है, लोगों की चॉइस बढ़ी है। पर सर जहाँ तक मेरे को पता है कि मैं भी चलो फाजिलका से हूँ, तो जहाँ तक मेरे को लगता है कि फाजिलका में जिम तो बहुत है पर ट्रेनर नहीं है। देखो आज एक बात तो मैं को कहना चाहूँगा कि ट्रेनिंग और सीखना और पढ़ाई तीनों में अलग अलग फर्क है। पढ़ना एक अलग कंसेप्ट है ना, जिम करना एक अलग कंसेप्ट है। जिम को सीखना या पढ़ाई को सीखना ये बहुत ही डिफरेंट सब्जेक्ट है, और सीखने के लिए आपको कुछ ना कुछ दिल से करना पड़ता है और कुछ देना पड़ता है। सिर्फ पैसे से नहीं ट्रेनिंग मिलती, पैसे से आपको कोई चीज़ नहीं सीख सकते आप, उसके लिए दिल चाहिए। जो एक उस्ताद का और चेले का जो रिश्ता था, एक टीचर का और गुरु का रिश्ता था, वो पहले लोग मानते थे कि हमने इस उस्ताद से इस टीचर से कुछ लेना है। आज तो यार प्रोफेशनल है, आज आप थोड़ा सा स्टिक हो गए, आपको छोड़ लगेगा। आज तक है मैं डेमो का, आज डेमो का अब टीचर को भी आप चेक करने लगे, स्टूडेंट भी पता नहीं टीचर हमारे मतलब का है कि नहीं। तो वो चीज़ में आज प्रोफेशनलिज्म आ गई, काम करने वाले अपने बच्चों के दिमाग में भी आ गई, बच्चे भी चेंज हो बच्चे भी चेंज। सो सर ये तो थी संजीव कुमार की मार्शल बनने की कहानी। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि संजीव कुमार मार्शल एडवोकेट कैसे बने? एडवोकेट भी एक ऐसा रास्ता था कि बिना ज्ञान के आप समाज सेवा भी नहीं कर पाओगे, लोगों के लिए कैसे लड़ पाओगे, लोगों को कैसे बताओगे कि कैसे, तो पढ़ना बहुत जरूरी था। तो मैं तो पढ़ता रहा, एमए भी करी 2-3 और लॉ भी करी, तो लॉ में जाके काम देखा कि जो मैं जैसे चाहता हूँ वैसे करना बहुत मुश्किल, फिर भी किया। दिमाग में ही था कि लोगों को अवेयर करें, कानून के बारे में अवेयर करें, लोगों को उनको बताएं कि इस सिस्टम में जाके कैसे काम करना। आपने लो फिर कहाँ से गवर्नमेंट सो लो करने के बाद आपने फिर प्रैक्टिस स्टार्ट करी। मैं पहला फाजिलका का पहला एडवोकेट था जिन्होंने इंटर्नशिप एज पर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से हमने पहला मैं लॉयर था फाजिलका का, जिसने 1 साल इंटर्नशिप के बाद मेरे को एनरोलमेंट हुआ था। ओके। एंड सर एक ना वर्ड बड़ा सुनता हूँ कि मार्शल जी ना बड़े अड़ब किस्म के इंसान हैं, वो लो की वजह से या मतलब नेचर ऐसी है या? देखो ये तो पसंद करने पे है, मैंने तो कभी किसी के साथ ऐसा नहीं किया कि मैं किसी का नुकसान करूँ। हाँ उनको किसी को ये लग सकता है कि मैं सच बोलता हूँ या जो बात है मैं कह देता हूँ साफ, तो इसका एक फायदा होता है अगर किसी की आप गलती को या किसी की बात को साफ तरीके से नहीं कहते ना, तो वो बहुत बड़ी गलती में उसका फ्यूचर बहुत बड़ा नुकसान होता है। अगर कोई बंदा आपकी बात को समझ लेता है कि सर ने या मैंने कोई बात कही है और मेरे भले की, तो वो ठीक रहता है। अब जो बात समझ में नहीं आएगी वो पता नहीं किस ढंग से मेरे को ले ली, पर मेरी तरफ से मैंने कभी भी किसी को ऐसा नहीं कहा कि किसी का नुकसान हो या मेरे अंदर कोई जैसी फैक्टर रहा है या मैंने किसी को किसी ढंग से ऐसे नेगेटिविटी मैंने जिंदगी में सोची नहीं, तभी तो उसका वो मजा कर रहा है। अब कई लोगों को सच बर्दाश्त नहीं, सच तो बोलना बड़ी दूर, कईयों को सच सुनना नहीं आता, नहीं तो वो अड़बड़ी घर पे भी चलती है। बिल्कुल जो भी चीज है सबको पता है, ये जो गलत है वो गलत है। तो मैडम वाइफ भी कई बार कहती है तो सीधा बोल देते, अच्छा आप सीधी बात करते हो, सीधी साफ बात करते हो। तो इसी चीज को लेके कभी घर पे भी झगड़ा होता कई बार झगड़ा तो चलो हस्बैंड वाइफ में मनमुटाव कई बार होता है, कई बार उनको समझ भी आती है कि उनको आज पता लग गया भी इन्होंने किसी को भी ऐसा नहीं कहना कि उसको झूठा दिलासा देना है या उसको झूठी बात करनी है, जो है सीधी बात, साफ बात, जो सीधी बात है। मैंने कोर्ट में भी अपना ओपिनियन ऐसे रखा हमेशा, मैंने कोर्ट में ये नहीं कहा कि ये हो जाएगा, मैंने कभी नहीं उसको झूठी बात से, मैंने कहा ये इन फ्यूचर में ये चीजें हो सकती हैं, आप किसी मेंटली कर रहे हो। और हमारा पढ़े लिखे होने का फायदा तभी है कि हम किसी को झूठे दिलासे में ना रखें, झूठी बात में ना रखें, उनको सही डायरेक्शन पे रखें, उसको बाद में पता लगता है कि लॉन्ग रन में जाके ये बात सही थी। सो सर यहाँ पे भी जैसे एडवोकेट संजीव मार्शल की मैं बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने टीचिंग में भी अपने जोहर अपनाए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरे को कोर्ट के साथ ये भी लगा
कि सेहत के लिए हम यूथ के लिए काम करते हैं, और यूथ का सबसे बड़ा काम है जो हम सिलेबस टाइप जो एजुकेशन चल रही है ना, तो यूथ को आज खड़ा करना बहुत जरूरी है, और यूथ को एक ऐसी डायरेक्शन मिले कि यूथ सेहत के साथ साथ उनको जॉब भी चाहिए, उनको अच्छा ऑफिसर भी बनाना है। मैंने यूथ को यूपीएससी के लिए प्रमोट किया, काफ़ी लोगों को आज हम यूपीएससी फ्री ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, उन बच्चों को जिनको आज हमें पता है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, कम्युनिकेशन स्किल का बहुत ज़्यादा महत्व है पढ़ाई के अंदर। तो मैं सिर्फ इसलिए गया कि यूथ को एक बात करनी सिखाई कि जब मैं कोर्ट में था तो मैं देखता था कि एक पढ़ा लिखा नौजवान he was not able to talk with officers, है ना। तो उसमें क्या होता था कि वो किसी बुजुर्ग को साथ लेके आता है, कोई नंबरदार को, सरपंच को साथ लेके आ रहा, वो अपनी बात ही नहीं कर पा रहा। मान लो एसडीएम से बात करनी थी या किसी भी से बात करनी थी, मेरे को लगा यार यूथ के लिए अब ये रास्ता नहीं, और मेरा तो शुरू से एक सब्जेक्ट रहा है कि मैं यूथ के साथ हूँ। तो इसलिए मैंने एमआर कॉलेज में रिक्वेस्ट करी कि मेरे को मैं पढ़ा देता हूँ थोड़ा बहुत, तो मेरे को 0 पीरियड मिला, सरकार मैडम ने मेरे को 0 पीरियड दिया कि चलो 0 पीरियड ऐसा होता है कि कोई आएगा तो पढ़ा देगा, नहीं आएगा। तो मेरे को इतना जोश था कि मैं 0 पीरियड लगाने के लिए राखी वाले दिन चला। तो वहाँ जाकर मैं बैठा रहा, ढूंढता रहा, कोई तो आए, तो कोई नहीं आया। 3 बच्चे आए, एक मेरे को आज भी याद है, अमन भांगू बोदी वाला था। तो मैंने तीनों बच्चों को बुलाया कि मैं आपको पढ़ाने आया हूँ, आपको पर्सनैलिटी के लिए काम करने आया हूँ, आपको बहुत अच्छी बातें बताऊंगा, आप आना। वो कहते सर आज तो छुट्टी है, कल आएंगे। तो वो भी निकल गए। तो मैं उस दिन खाली हाथ आया, मैं किसको बताऊँ मैं कॉलेज गया था, क्या करा। फिर अगले दिन मैं गया था, फिर 0 पीरियड में वो 4 बच्चे थे, वो आ गए। अगले दिन 2-3 दिन के बाद 10 हो गए, फिर 20 हो गए। एक दिन क्लास पूरी करने लगी, सर आप इंग्लिश सिखाते हैं, बड़ी अच्छी बात बताते हैं। तो जब कॉलेज को पता लगा कि 0 पीरियड में इतने बच्चे होते हैं इनके पास, तो इनको रेगुलर कौन है 1-2 पीरियड और दें ताकि बच्चों को फायदा हो। फिर प्रवीर सर ने मेरे को 2 पीरियड और दिए, सरकम मैम ने दिए, फिर मेरे को 2-3 पीरियड मिलने लग गए, मेरा अपना शौक पूरा होने लगा। इस तरह मैंने 4-5 साल पढ़े, में ऑनर भी पढ़ाया। ये भी मेरे से पूछते साहब पैसे भी मिलेंगे, मैंने कोई बात नहीं, चलता है। तो आप इस फ्री से तो मेरे को ये याद ही है कि शायद जब मेरी कॉलेज लाइफ थी तो शायद आप टीचर थे हमारे, आप टीचर भी खेलते थे, हम लोग मस्ती करते थे। सर ये आपका मानना है ना कि कम्युनिकेशन इज द मोस्ट पावरफुल, विदाउट कम्युनिकेशन syllabus is not important for any student. How we can talk, how can we communicate with others, that's the most important thing. parents को कैसे Yes. अपना impress Actually education plays a vital role to upliftment of the students as well as their matter of their confidence and self confidence. बट सर मेरे को ऐसा लगता है कि आज का जो यूथ है, यूथ नहीं कहूँगा, मतलब यूथ और स्टूडेंट्स के बीच में जो गैप है ना, मतलब जो डिस्टेंस है वो ये चीज के ऊपर चल नहीं रहा है, वो किसी और ट्रैक पे है। देखो इसमें हम सभी लोग जुड़ने वाले हैं। आज हम एजुकेशन के आज किसी भी आपकी प्रिंसिपल हो, हम लोग एक सीखने और बनाने से ज्यादा सिलेबस की चिंता करते हैं। आज पेरेंट्स आते हैं, आपके पास भी आते हैं कि हमारा बच्चा घर में मोबाइल बहुत चलाता है, गालियाँ निकालता है, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? क्योंकि एक बच्चे को बनाने के लिए अकेला स्कूल या टीचर जिम्मेवार नहीं है, उसके लिए उसका घर भी जिम्मेवार है, उसकी सोसाइटी और समाज और टीचर, तीनों ने मिलकर काम करना है। और ईमानदारी से टीचर को पेरेंट्स ने बताना पड़ेगा कि हमारी गलती नहीं है, उनको बतानी पड़ेगी हमने इनको इस चीज के लिए बना दिया। बट सर पेरेंट्स यहाँ पे एक चीज बोलते हैं कि यार ये तो स्कूल का काम है, हमारा काम नहीं है बच्चों को संभालना। तो वहाँ पे आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स को क्या वहाँ पे कैसा रोल? देखो सबसे पहले मैं तो एक बात ये कहूँगा कि स्कूल में तो चलो इतना टीचर का भी रोल ये है कि वो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी पूरी ड्यूटी निभाते हैं, अपना काम करते हैं, जहाँ उसके बिहेवियर के ऊपर भी काम करते हैं। पर जो मैक्सिमम जो संस्कार हैं, जो ट्रेड्स हैं, उसको घर से मिलते हैं। अब हम गाली की बात करें, हम बच्चे के एग्रेसिवनेस की बात करें, जो गुस्सा क्यों आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? जब वो मोबाइल यूज करा रहा है, किसी स्कूल के सिलेबस में गाली नहीं है, किसी स्कूल के सिलेबस में उसका मिसबिहेवियर नहीं बताना लिखा जाता। तो एक ब्रिज के रूप में टीचर और स्टूडेंट के बीच में काम जो करना है ना, पेरेंट्स ने बहुत बड़ा रोल निभाना है। पेरेंट्स सिर्फ इसलिए नहीं जाना वहाँ जाके सिर्फ देखें कि आईपीटी है और ये देखें कि हम जाके सिर्फ
टीचर की कमी निकालनी है या स्कूल की कमी निकालनी है या बच्चे के नंबर क्यों आए, कम क्यों आए, ठीक है वो एक कंसेप्ट हो सकता है, पर उसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उसका पहलू है कि उसके बिहेवियर की जांच की जाए। आज मैं हमेशा कहता हूँ अगर हम अपने यूथ को सही टाइम पे स्कूलिंग में संभालेंगे तो हम कई बुराइयों से, नशे से या और बुराइयों से कहीं ना कहीं नशे से ज्यादा मेरे को लग रहा है कि हम फुकरापंथी में ज्यादा फुकरापंथी में आज हम बच्चों की हर चीज को पूरा करने लगे, है ना। तो आज पेरेंट्स और टीचर जब तक ईमानदारी से अपने रोल को नहीं निभाते, हम यूथ को सही जगह नहीं खड़ा कर पाएंगे। मतलब आपका कहना है कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है इस चीज में? दोनों का। पेरेंट्स देखो, अगर पेरेंट्स, अब बेचारे के पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं लग रहा है ना हमारा बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, उनको हेल्प करनी है टीचर से। और अगर कोई बच्चा घर पे गलत कर रहा है तो माँ बाप फ्रैंकली पीटीए वाले दिन जाके बताए कि हमारा बच्चा ये घर पे हमारा किस पोस्ट। अब उसमें देखो गलती कहाँ जा रही है, हमने जिसकी जहाँ जहाँ गलती है, बच्चे पेरेंट्स की गलती हो पेरेंट्स माने, टीचर की गलती टीचर माने, मतलब हम मानने को तैयार माने ना बच्चा मानने ना को बच्चे, तैयार ना पेरेंट्स। हम कहीं पे एक दूसरे को दोष लगा के समस्या से बचना चाहते हैं वो चीज। तो हमारे साथ आज रूबरू में बने हुए हैं एडवोकेट संजीव मार्शल जी। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा फिर इनसे रूबरू होंगे, जस्ट ब्रेक के बाद। Bubber Sweets. ब्रेक के बाद आप सबका फिर हमारे रूबरू चैनल पे स्वागत है। हमने तो चाय पी है बब्बर के तोशे के साथ, आपने जिसके साथ पिया है प्लीज कमेंट जरूर करके बताइएगा। और हमारे साथ बने हुए हैं एडवोकेट संजीव मार्शल। आज हम उनके साथ चर्चा कर रहे थे ब्रेक से पहले कि स्टूडेंट्स और टीचर और पेरेंट्स के साथ में। मास्टर सर, मैं यहाँ पे एक चीज और पूछना चाहता हूँ, व्हाट द रोल ऑफ मोबाइल इन स्टूडेंट लाइफ? देखो टेक्नोलॉजी जो हम लोग पढ़ते आए हैं शुरू से आखिर तक कि लाभहानि है चीज, सही मायने में टीचर और पेरेंट्स को सबको ये चीज बतानी पड़ेगी कि इसको कहाँ तक यूज करें, ठीक है ना, और क्यों करना है। जब हमें यही नहीं पता हम इसको क्यों कर रहे हैं, अगर इसको खेलने वाली चीज बना देंगे इसको तो फिर वो तो एक्सेसिव जो यूज है वो नुकसान करेगा इसको। और सबसे बड़ी बात चिंता का विषय क्या है कि मोबाइल ने साइबर क्राइम को बढ़ा दिया। तो इतनी डायरेक्शन के बावजूद भी लोग क्राइम में फंस रहे हैं। सरकार ने डायरेक्शन दे दी कि हमें नहीं फंसना लालच में, हमें कोई लालच दे रहा है मोबाइल के ऊपर, कोई जॉब का लालच दे रहा है, कैसे भी इतने बड़े होने के बावजूद कहीं ना कहीं हम लालची हो गए। तो इस क्राइम में जाने में हम फंस जाते हैं और क्राइम भी कर बैठते थे बच्चे। तो वो है कि मोबाइल यूज करें, वो अपने नॉलेज के लिए करें, अपनी एजुकेशन के लिए करें, पर मिसयूज ना करें। मैं सर टीचर से थोड़ा हटके मार्शल जी एक बड़े सोशल वर्कर भी हैं, और जहाँ तक मेरे को पता है कि आपने कॉलेज लेवल से ही ब्लड कैंप स्टार्ट कर दिए थे। हाँ जी, तो ये सही है या? बिल्कुल सही है। उस समय ब्लड डोनेशन शुरू करा थी जब लैब नहीं थी हॉस्पिटल में, तो बाहर जो कटारिया लेबोरेटरी होती थी वहाँ उनके जो बेंच लगा तो उसके ऊपर लेट के देते थे और लोगों को मोटिवेट करते थे। लोग डरते बहुत थे उसको, इतना डरते थे कि हम उनको बताते थे। फिर हमने एक तकनीक यूज करी उस समय में कि जिस हाथ में सुई लगती थी उस तरफ तो हम किसी और को खड़ा करते थे, इधर हम बात करते थे उससे कि उसका ध्यान उधर ना जाए। तो लोगों को मोटिवेट करा, पहले खुद दिया और खुद दिया, जिसके लिए मेरे को राज्यपाल ने भी ऑनर करा, चंडीगढ़ बुला के किया लोगों ने, उस समय से ब्लड देना शुरू करा। तो देखो उसके बाद आज फाजिल का खूनदानियों का शहर है, नजीब को भेजा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ब्लड डोनेशन के अंदर। तो कुछ ना कुछ कारण बनते हैं, आप शुरू करोगे तो लोग आगे और ज्यादा इसको अच्छे ढंग से। और मेरे को जैसे कुछ पता कि संजीव मार्शल जी अपने दादाजी से बड़े इंस्पायर हैं, वो ऐसा? हाँ बिल्कुल, मेरे दादाजी एक बहुत मेहनती जो पुराने बुजुर्ग हैं, सेठ हुकमचंद जी लोहे वाले, जो एमसी भी रहे हैं और एक दबाव लीडर भी रहे हैं वो। तो उन्होंने समाज के लिए काफी काम किया, लोगों से भी समाज का बहुत काम किया। तो कहीं ना कहीं
मेरे को परिवार से भी सीखने को मिला कि काम दिल से करो और सच्चाई से करो। तो ये चीज़ें मिलती है। कई बार दादाजी को मैं देखता था या मेरे पिताजी भी बताते थे कि दादाजी साफ सीधी बात करके काम लेते थे रिक्स, है ना, बीच में कुछ नहीं रखते। तो वही चीज़ है कि साफ बात करो, ना तो आपके दिमाग में बोझ रहे ना लगे। और मार्शल जी आपने अभी शायद जो भी हो अग्रवाल सभा के प्रधान के रूप में आप वर्क कर रहे हो, तो उसके बीच में आपने ऐसा क्या फाजिलका में कुछ करा या? देखो मैं तो एक खिलाड़ी था जी। मैं एक ऐसा इंसान था कि जिसने कभी ये भी नहीं सोचा कि कहाँ लाभ है कहाँ हानि। तो कोई मैंने चीज़ कभी पंकज की प्लानिंग से नहीं करी, जहाँ मजा आता है मैं काम करता है। तो मेरे साथी आए, कहते आपको प्रधान बनाना है। मेरे को किसी से कुछ नहीं था कि कोई है या नहीं। मैंने कहा चलो काम करेंगे, और काम के लिए तो बनना होता है आदमी ने, जो काम नहीं करता फिर उसका बनने का कहना। तो जब मैं प्रधान बना तो मेरे आगे इन्होंने एक मुद्दा रखा कि अग्रवाल कम्युनिटी हब बनाया। तो मेरे बनने के बाद श्री अनिल सेठी जी थे उस समय के प्रधान कमेटी और ज्ञानी सब थे। तो मैंने उनके ध्यान में मैं लेके आया कि हमारा पुराना मुद्दा है ये ऐसा है। तो उन्होंने बड़ी सपोर्ट करी उस टाइम की सरकार ने। तो 6 भवन यहाँ बने थे जिसमें अग्रवाल कमेटी भी था। तो खुशी की बात है कि हमारे कोई भी भाई, मेरे बाद कोई भी प्रधान आए तो हमारे में ये नहीं है कि इसको हमें लाभ के लिए चलाना है। तो आज भी अग्रवाल सभा जिसकी कोई भी प्रधान आए तो वो आज भी गरीब लड़कियों की जरूरतमंद की शादी के लिए 41-32 रुपए में, हाँ, जो नहीं दे सकता उसको वैसे भी मिल जाती है। और अक्सर कहा जाता है मार्शल जी एक साल के बाद कमेटी बदल देते हैं। नहीं, ऐसा मेरे में ये होता है कि मैं यही चाहता हूँ कि समाज के अंदर मेहनती लोग आए। अब जो समाज में टाइम नहीं दे पा रहे तो मैं उनको बदलने वाला, और मैं ये कहता हूँ कि जो टाइम नहीं दे पा रहा वो उसी पे मत बैठे। हमेशा सबको कहता हूँ, अब किसी संस्था में किसी भी जगह हो छोड़ दो उस चीज को। अब देखो मेरे को एसडी स्कूल का फाउंडर प्रेसिडेंट बनाया गया था, किसी कारणवश मैं ओल्ड स्टूडेंट का काम नहीं कर पाया तो मैंने स्वेच्छा से छोड़ा, मैं नहीं कर पाऊँ। तो जो नहीं कर पाते तो उसमें कोई नाराजगी नहीं कर पा रहे छोड़ देना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, वो आपका क्योंकि अगर नहीं काम कर रहे तो छोड़ दो, नहीं तो फिर बदल दो। तो अगर मैं ये बोलूं कि अगर फाजिलका की राजनीति आपके हाथ में आती तो क्या कुछ बदलने वाला? देखो जी, मेरे पास काफी लोग आए राजनीति के अंदर, तो मैंने राजनीतिक लोगों से ये कहा कि फाजिलका की सेवा के लिए, फाजिलका की बेहतरी के लिए, फाजिलका की एजुकेशन के लिए, यूथ को अपलिफ्ट करने के लिए, स्पोर्ट्स के लिए मैं हमेशा हर सरकार के साथ रहा हूँ, है ना। जो भी काम रहा है, कहीं भी किसी भी को जरूरत है फाजिलका के लिए तो ये एक सेवा है। मेरे को कोई भी सेवा मिलेगी, चाहे वो सेनेट इलेक्शन की। हाँ, मैं यही कह रहा था कि आपने प्लान तो तैयार करा था सेनेट इलेक्शंस का, पर लोगों ने साथ नहीं दिया या आपकी पीठ के पीछे कुछ ऐसा हुआ कि वो आप कर नहीं पाए? नहीं, देखो सबसे बड़ी बात थी कि मेरे शहर में मैं तो चाहता था पंकज धमीजा जी इलेक्शन लड़े और कोई भाई आए, है ना, कोई भी लड़े। मेरे को नाम आया तो मैंने क्यों जो है इंटरेस्टेड है, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड नहीं था। जो इंटरेस्टेड है उनके लिए हम काम करते हैं, कोई भी है शहर के लिए काम होना चाहिए। काफी लोग मेरे को कहने लगे कि आप आओ, फिर उनसे भी पूछा गया धमीजा जी से, उन्होंने कहता नहीं मेरा वो नहीं पहले था। तो उस दौरान फिर सबने कहा कि मार्शल जी नहीं आप खड़े होगा, हम साथ देंगे। तो मेरे को भी नहीं पता था ये इलेक्शन कैसे है, कितना है। तो मेरे को फाजिलका में विश्वास था कि फाजिलका के एक ही बंदा और फाजिलका वाले हारने नहीं देंगे। तो काफी सपोर्ट मिली, काफी। लेकिन मोस्टली ये कहा जाता है कि फाजिलका का बंदा कभी फाजिलका में वोट इतनी ज्यादा है हारता नहीं था। तो फिर ये मतलब ट्विस्ट कहाँ से? ये मैं तो नहीं बता सकता क्योंकि मैं तो कोई राजनीति या माहिर आदमी नहीं था। मैं तो भावनात्मक आदमी, मेरे को तो शायद ये तो कहने लगा तो तब भी लग जाऊंगा, तो भाई के लिए काम करना था क्योंकि ऑलरेडी मेरे को कॉलेज की बच्चों की प्रॉब्लम का भी पता था। मेरे को तो ये था कि कॉलेज में मैंने फ्री पढ़ाया हुआ, मेरी जॉब है, मेरी कोई फील्ड ये नहीं थी कि मैंने कोई बिजनेस करना, तो मेरी फील्ड थी
और मेरे को तो इसीलिए लगा बच्चे उस टाइम कोरोना था, सबसे बड़ी बात ये कोरोना था और कहीं हो सकता हम भी कमजोर थे, हमें पता ही ना हो इलेक्शन कैसे लड़ा, ये चीजें फैक्टर हो सकती है, पर काफी साथ मिला भी, तब जाके 1400 के करीब हम लोग पहुंच गए। तो कोई चलो अच्छा है कि इस काबिल भी बनाया जाके यूनिवर्सिटी देख के आए और वहाँ लोगों से मिले और उनसे काम का ढंग सीखा। उसके बाद भी पंकज जी आज भी लोगों के काम उसी तरह से मैं रिक्वेस्ट करके वहाँ करवा दें। अच्छा, आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो चाहे डेजिग्नेशन नहीं है, पर यू आर डूइंग सेवा तो आप उसी के साथ करना हो फिर भी हो। मन में दोबारा बलबले हैं अभी इलेक्शन? मैं प्लान नहीं करता। मेरे को तो जब आपने ये कह दिया भाई 4 लोग आके कि हम आपको बनाना चाहते हैं, तो फिर देखते हैं, जब कोई आके कहता है तो फिर उनकी बात मानेंगे। पर सर मैं ना, अगर जैसे आप पुराने एमआर गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते थे और आज एमआर गवर्नमेंट कॉलेज में सेम पोजीशन पे है, ये हमारा क्या दुर्भाग्य है कि हमें ऐसा कुछ बंदा नहीं मिला जो इसको अपडेट कर पाए? बंदे हैं, बंदे बहुत हैं, आज बंदे तो इतने हैं ना, पर एक चीज मान के चलनी पड़ेगी कि हम शब्द के साथ करना सीखें। हमें क्या जरूरत है आज फाजिल का, हमें किस चीज की जरूरत है? फाजिल का तरक्की कर सकता है, फाजिल का आज हमें अगर इंडस्ट्री नहीं है तो फाजिल को एजुकेशन यहाँ बनाती है। आज हम कहते हैं एमआर कॉलेज नहीं चल रहा तो इनको चलाया जा सकता है, क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि फाजिल में अच्छे टीचर भी हैं। अगर कोटा या कुछ ऐसे राजस्थान के स्टेशन है जहाँ बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा होगा, फाजिल का भी हो सकता है, पर कोशिश तो ईमानदारी से, कुछ ईमानदार बनते मिलकर फाजिल का के बारे में सोचें, हम लोग बैठ के सोचें, और क्यों नहीं हो सकता? बहुत बढ़िया हो सकता है। मासन जी, आपका पुलिस डिपार्टमेंट के साथ भी बड़ा कुछ प्रोजेक्ट अभी अच्छे चल रहे हैं, जैसे कि ड्रग्स को लेके या कुछ यूथ को लेके, तो वो मैं कुछ जानना चाहता हूँ आपसे। देखो, जब से मैं खिलाड़ी के बाद जिम के बाद पढ़ाई, और हमेशा मैंने यूथ के लिए ही सोचा है। यूथ मतलब जो बच्चे हैं ना, आपके बच्चे हैं तो वो मेरे बच्चे, क्योंकि समाज बिना यूथ की बेहतरी से कोई भी समाज ऊपर नहीं आएगा। क्योंकि हम आज देखते हैं कि जिस देश का नौजवान कमजोर होगा मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से, वो अंदर की गुलामी भी झेल लेगा और बाहर की गुलामी भी। इसलिए मेरे दिमाग में 2 चीज है कि यूथ को शारीरिक और मानसिक तौर से स्ट्रॉन्ग बनाना, उसी के लिए उसी के लिए आता तो पुलिस के साथ बड़े अच्छे रिलेशन है। कई बार सिफारिश भी आती है कि सर मेरा ये काम करवा दो, बिल्कुल, चाहे वो इलीगल है या लीगल है। देखो, मेरे को एक अखबार ने मिस्टर नशा मुक्त बनाया था, ओके, तो उस अखबार के माध्यम से मैंने नशे के खिलाफ आज जब से जिला बना लगभग काम करते आ रहे हैं। तो पुलिस की, पंजाब पुलिस की बड़ी धन्यवाद है कि जो भी एसएसपी आए, जो भी ऑफिसर्स आए, उन्होंने देखा कि इनके साथ यूथ है, ये यूथ को एक दिशा दे रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं, तो उन्होंने मेरा जो भी सहयोग लिया हमने किया, जो भी नशे आज भी कर रहे हैं। महाने में कमेटियां बनाई है ना, चाहे वो मैडम अमनीत कौर थे, प्रज्ञा जैन थी, डीसी साहब थे, या आज वीरेंद्र बराड़ जी है, कोई भी है, तो इन्होंने सारों ने मेरे को सपोर्ट नहीं किया, यूथ को सपोर्ट किया कि हम नशे से इनको कैसे बचाएं। तो मिलजुल के हमारा ये प्रोग्राम रहा कि यूथ की बेहतरी के लिए काम करें। तो उसके बाद जब लोगों को पता लगता है कि ये पुलिस के साथ बहुत इनका अच्छा कोऑर्डिनेशन है, पर आज कोई भी आपको बंदा, इवन कोई भी एक सिंपल कांस्टेबल भी नहीं कहेगा कि मार्शल कभी भी हमारे पास कोई इलीगल किसी अप्रोच के साथ है, मैंने कभी नहीं। पर आपको अप्रोच तो आती होगी? बहुत आती है, बहुत आती है, पर कैसे? क्योंकि वो भी हमारे भाई जो काम कर रहे हैं। अब मैं किसी का गलत काम करवा के उसको दोषी बनाऊं, वो भी हमारे भाई, चाहे इंस्पेक्टर, चाहे डीएसपी, चाहे एसएसपी, उसका नुकसान, उनका नुकसान क्यों है? एक को बचाने के चक्कर में दूसरों को मार दो यार, ये क्या थोड़ी है ना। इसलिए गलत को गलत कहना, गलत को गलत कहना। जैसे कि हमारे सरदार भगत सिंह जी भी यही कहते थे कि गलत को गलत बोलो, और ऐसा आप शायद उसी राजनीति पे चल रहे हैं। भगत सिंह का एक बहुत बड़ी सोच है। भगत सिंह की सोच सिर्फ नारों में नहीं रहनी चाहिए। लोग आज क्या कर रहे हैं, भगत सिंह की सोच पे पैरा देंगे ठोक के, पर यूथ को पूछे यूथ सोच क्या थी, तो सोच तो किसी को समझ भी नहीं आ रही सोच क्या थी। लोग कहते हैं कि भगत सिंह दोबारा पैदा होना चाहिए, पर मेरे घर में नहीं, किसी और के घर में। वो स्वार्थ है, वो स्वार्थ है, देश में
हमने उस समय से भगत सिंह को याद करना शुरू करा। जब भगत सिंह की फोटो नहीं थी पंकज जी, हम 4-5 बंदे इकट्ठे होकर हम मनाते थे। आज वैलेंटाइन का पूरा वीक हम लोग गणतंत्र के रूप में मनाते हैं, सारा कुछ यूथ को डेडिकेशन, यूथ हमारा बचा है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जगमोहन सिंह जी हैं, प्रोफेसर जगमोहन सिंह रिटायर्ड, जो भगत सिंह के भांजे, तो उनसे मेरी अक्सर बात होती है, पिछले दिन भी बात हुई कि भगत सिंह जी ने, मैंने उनसे पूछा कोई ऐसी बात जो किताबों से बाहर की कोई बात बताओ, तो उन्होंने मेरे को कहा कि एक बार भगत सिंह को उनके भरत बलकार सिंह मिलने गए थे, तो भगत सिंह ने अंदर से रुका एक पर्ची भेजी जिसको प्रतीक शब्द लिखे थे, उनका हिम्मत से रहना, पहला शब्द लिखा सेहत, हेल्थ, विशेष ध्यान रखना, दूसरा हिम्मत से रहना, तीसरा शब्द लिखा मेहनत। अब 3 शब्दों पर मैं भी काम कर रहा हूँ शुरू से लेकर। भगत सिंह की तो ये सोच है। अब यूथ क्या सेहत पे काबू है यूथ का, क्या यूथ आज हौसले में है, क्या यूथ आज मेहनत की तरफ जा रहा है, तो ये चीजें पे तो काम करना पड़ेगा। पर मास्टर जी, मैं चलो आपने बात कर ली 3 वर्ड की, है ना, उन 3 वर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले सेहत की बात करो तो यू आर द बेस्ट ट्रेनर इन फाजिलका। हाँ जी, 40 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस है। क्या आपको लगता है कि आज यूथ सही डाइट ले रहा है, बंद पैक जो ले रहा है, क्या आपको लगता है कि वो प्रोटीन वगैरह? देखो आज मैं ये कहता हूँ कि कोई भी जिम के अंदर कोई भी करता है, खुशी तो इस बात की चलो ये जिम जा रहे हैं, जिम खुल गया, जिम कर रहे हैं, अब उसमें नुकसान कहाँ होता है? जब बिना ट्रेनिंग के अंधाधुंध ओवर ट्रेनिंग करने लग गया और ओवर राइट वो चाहता है मेरे मसल डेवलप हो गए, रातों रात में बॉडी बिल्डर बन जाए, तो कैसे पॉसिबल है? क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में शॉर्टकट है ही नहीं। किसी भी स्पोर्ट्स में आप भी खिलाड़ी हो, किसी भी स्पोर्ट में शॉर्टकट तो है ही। आज क्या है कि बच्चों को ये लगने लगे रातों रात में बॉडी बिल्डर बन जाए, उसके लिए कुछ नहीं खाना पड़े, तो ये बहुत बड़ा साइड इफेक्ट हो रहा है लीवर के ऊपर। अगर हम गलती से भी कोई बच्चा स्टीरॉयड लेने लग गया, एनाबॉल जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, इंजेक्शन चल रहे हैं, तो उसका सेहत बनने की वजह से नुकसान होगा। मतलब बच्चे ना शॉर्टकट मेथड बहुत ले रहे हैं, तो वो उसका नुकसान भी हो रहा है। नशे से ज्यादा तो ये इलीगल जो हम ये सप्लीमेंट्स है जो जिसका पता ही नहीं है। मैं तो सभी यूथ को यही कहता हूँ कि आप लोग बिना डॉक्टर की सलाह के, बिना एक्सपर्टीज के, आप किसी भी डब्बे को, माँ बाप को कहूँगा बच्चा जिम जाता है पर उसकी जिम की हैबिट के बाद अगर वो घर में काम नहीं कर रहा या वो सारा दिन पड़ा रहता है ना, जिम का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जिम में 2 घंटे लगाए या फिट हो गए। जिम का मतलब ये है कि जिम आपको एनर्जी दे, एक्टिव रहे, और आप जाके घर पे भी काम करो, घर में सेवा करो, है ना, सोए पड़े रहो और उसके बाद आप डिब्बे खा रहे हो, उसके अंदर देखो क्या है। ये माँ बाप को देखना पड़ेगा। और दूसरी बात क्या है कि देखना पड़ेगा कि क्या है इसके अंदर। अब हमारे को तो पता ही नहीं था, खुद को नहीं पता था इसके अंदर क्या है, हमने कभी नहीं प्रमोट करा इस चीज को, क्योंकि नेचुरल चीजें बहुत खाने वाली है, ठीक है ना। सो मैं मास्टर जी हेल्थ के साथ साथ एक 40 साल का एक्सपीरियंस क्रिकेट का भी रहा है। आप फाजिलका के हैं, फाजिलका डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, तो क्या आपको लगता है कि फाजिलका के बच्चों को एक सही प्लेटफॉर्म मिल रहा है? देखो जो भी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन है जो उसको बनाया है, उसका बेनिफिट तो कहीं ना कहीं बच्चों को मिल ही रहा है। अब उसके अंदर जैसे कितना मिल रहा है ये बच्चों पर डिपेंड करता है ना, या सर्कमस्टेंसेस पे, या इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे डेवलप होंगे, ये इस पर निर्भर नहीं, तो इसके लिए हमें कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे। बिल्कुल, हमें सभी को चीज मिलकर करनी पड़ेगी और ईमानदारी से एक दूसरे को सुनना पड़ेगा, क्योंकि आप जब भी काम करते हो ना तो दोनों के बीच में जो नेगोशिएशन है, दोनों कोई भी पार्टी, कहीं भी फंक्शन है, कहीं प्रोग्राम है, चाहे एसोसिएशन है, कोई भी मीटिंग है, उसमें ईमानदारी दोनों के बीच में होनी चाहिए। एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना, एक दूसरे से जेलसी फैक्टर के साथ मिलकर किसी भी टीम में काम नहीं करना। हमें मानना पड़ेगा कि पंकज जी मेरे से ज्यादा अच्छे हैं तो मेरे से कुछ बातें सीखनी पड़ेगी। अब कहे जी मैं तो उसे सीखूं, मैं उनको सिखाऊं, तो फिर वो कहीं ना कहीं जाते हुए वो ट्यूनिंग टीम वर्क नहीं होगा। सो मास्टर जी एक और रिक्वेस्ट आपसे स्पेशली कि जाते जाते हमारे ऑडियंस को एक ऐसा मैसेज जो उनकी लाइफ में काम आए, आपका एक्सपीरियंस उस मैसेज में बोले। मैं तो सभी को ये कहूँगा कि जीवन जो है ना सभी का कीमती है, सभी लोग अपनी सेहत के लिए ध्यान रखें, क्योंकि
बीमारी जो है आज पंजाब शुगर स्टेट बन चुकी है, बीपी की प्रॉब्लम बहुत बढ़ चुकी है। बच्चों को पैकेट फूड से बचाओ, बच्चों को फूड कल्चर में डालें हम लोग, बच्चों की सेहत का ध्यान रखें, है ना। बच्चों को आर्टिफिशियल कोई फूड पैकेजिंग या जो भी जिम के अंदर बच्चे वो ले रहे हैं, सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, वो बिना सब सोचे समझे उनको इस लाइन पे मत जाने दें, क्योंकि ये नशे से ज़्यादा खराब है। फास्ट फूड का चलन जो है वो भी खतरनाक है। जिनोमैटो साठ से बचे, जो कि मेरा एक्सपीरियंस है कि सेहत है तो सभी चीज़ें हमारे को अच्छी लगेगी। दूसरी बात, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे डिपेंड रहे हम लोग, सिर्फ दिखावे की एजुकेशन पे डिपेंड ना रहे। अच्छे टीचर्स ढूंढें, अच्छे एजुकेशन सेंटर्स में जाएं। ये दो चीजें हमारे देश को बचाएंगी। बिना एजुकेशन के, बिना सेहत के कोई भी देश, कोई समाज तरक्की नहीं कर सकता। आओ हम मिलके इस युवा के लिए काम करें, क्योंकि जो सभी बच्चे हमारे अपने हैं उनकी सेहत का ख्याल करें, उनको अच्छी एजुकेशन देकर उनके भारत का अच्छा नागरिक। जय हिंद, जय भारत। आज हम रूबरू के इस एपिसोड में मिले एडवोकेट संजीव मार्शल जी से, जो कि ना एक क्रिकेटर है, ट्रेनर है, टीचर्स है और सबसे बढ़िया बहुत बढ़िया इंसान है, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ, नए समय के साथ। उतनी देर अपना ध्यान रखिए।